Pakistan suffered 70,000 casualties by joining the American war. हमने बड़ी कुर्बानी देकर दहशतगर्दी का सफाया किया है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ वो वबा फिर सर उठाए। अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। कश्मीर में जबर और जुल्म हो रहा है, उस पर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई है जो हिंदुस्तान के चेहरे को बेनकाब किया है। पैटर्न के मेंबरान को फैसला करना होगा क्या ये फोरम टेक्निकल फोरम है या पॉलिटिकल फोरम। हम उनके लिए जंग भी लड़ रहे थे, अमेरिका के लिए बुरा भला भी हमें कह रहे थे, जरूरत नहीं थी उनकी जंग में शिरकत करने की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइटेज। यकीनन पाकिस्तान के अंदर डिबेट हो रही है, बजट पे डिबेट हो रही है, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं आएंगे, और इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पे डिबेट हो रही है, उस पर बात होती रहती है। लेकिन आज हम बात करेंगे नाज़रीन जो खित्ते में जो बहुत तीन अहम मसाइल हैं, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, जिन तीनों का असर पाकिस्तान पे न कि होता है लेकिन पाकिस्तान इन तीनों में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। बात हम करेंगे अफगानिस्तान पर, बात करेंगे पाकिस्तान के अमेरिका ताल्लुकात पर, बात करेंगे और मोदी ने जो हदबंदी का एक इनिशिएटिव लिया है उसका मकबूजा कश्मीर पर क्या असर होता है। हमारे साथ पैनल है ऐसा नाजरीन जो कि बड़ा भारी इस हवाले से है कि सफ़ीर हैं जो सुफरा पहले रह चुके हैं मुख्तलिफ ममालिक के, इंटेलिजेंस एजेंसी से भी ताल्लुक़ है, और इंसाइक्लोपीडिया अफगानिस्तान भी हमारे साथ इस वक्त हैं। रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, अजीज़ खान साहब फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं अफगानिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, बहुत शुक्रिया अजीज़ खान साहब। डॉक्टर मलिया लोधी नाजरीन एम्बेसडर रह चुकी हैं अमेरिका में भी, यूनाइटेड नेशंस में भी और यूके में भी, जो ममालिक और जो एरियाज बहुत डीपली और क्लोजली अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान अमेरिका तो बहरहाल ताल्लुकात की हम डायरेक्ट बात करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जनरल एजाज जवान साहब हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं और इंटेलिजेंस एजेंसी में रह चुके हैं, सफ़ीर भी रह चुके हैं साउथ एशिया में श्रीलंका। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने भी ज्वाइन किया। और रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब हमारे अपने यानी कि रेली दी इंसाइक्लोपीडिया अफगानिस्तान, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सवालात हैं, हम उन सवालात को लेके आके चलेंगे नाजरीन, अपने तमाम पैनलिस्ट से वही सवाल उठाएंगे। सबसे पहले तो अफगानिस्तान के हवाले से सवाल है कि तालिबान का बढ़ता हुआ कब्जा क्या अफगानिस्तान में इस सूरत में अमन मुमकिन है? जी अजीज साहब। तालिबान का इस वक्त असेंडेंसी है, वो अटैक कर रहे हैं और सक्सेसफुली अटैक कर रहे हैं, और उसकी वजह मेरे नज़र में दो वजूहात हैं। एक तो ये कि अफ़गान गवर्नमेंट ने अपनी मिलिट्री जो है वो ठीक तरह से डिप्लॉय नहीं की हुई है, और तालिबान भी अपना साइकोलॉजिकल फैक्टर बढ़ाने के लिए उन एरियाज पे हमला कर रहे हैं जहां उनके वीकेस्ट स्पॉट्स हैं, और आउटस्कर्ट्स पे कर रहे हैं, जो यानी जो अभी तक उन्होंने कोई मेजर टाउन पे कब्जा नहीं किया है, सिर्फ चेक पोस्ट वगैरह और आउटसाइड द टाउन पोस्ट है उन पे हमला कर रहे हैं। और ये है उनकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट करने के लिए, ताकि जब वो नेगोशिएशन जैसे जारी है उसमें वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस ज़्यादा सख्त कर सके। ये एक फ़िलहाल तो यही है, और तालिबान अभी इस पे चलते रहेंगे, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे कि वो बेसिकली ऑन द ग्राउंड उनकी जो आगे विक्ट्री बढ़ रही है, जाहिर है उनको वो करना है। कोशिश उनकी ये होगी कि हम किसी न किसी तरह 1996 को दोहराएं, लेकिन मेरा ख्याल है इस दफा उनके लिए मुश्किलात होंगी जी, लेकिन इस वक्त बढ़ते जा रहे हैं वो, इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। डॉक्टर साहब आई कम बैक टू यू, एक दफा हम सिचुएशन देख लें क्या है, और फिर मैं आपसे ये पूछूंगी कि हाउ डू यू सी दिस प्रोग्रेसिंग फर्दर, क्योंकि जो मुख्तलिफ एक्टर्स हैं इसमें। बट जैन साहब आप बड़ी वेरी क्विकली अगर आप इस पर कॉमेंट कर दें कि ये जो एडवांस है तालिबान का, ये पाकिस्तान के हवाले से इसको आप क्या कहेंगे? नसीम, थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहली बात यह है कि तालिबान के एडवांस की या उनके जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है उसकी वजह इज द राइटिंग ऑन द वॉल। उसकी वो ये है कि अमेरिकन ने डायरेक्ट डायलॉग किया है उनके साथ दोहा में, और हुकूमत को अशरफ गनी गवर्नमेंट को बाहर रखते हुए, और फिर उनसे दो मुतालबे किए हैं। पहले उनको कहा है कि आप सीज फायर करें, दूसरा मुतालबा उनसे ये किया कि आप अफगानिस्तान की सॉइल को
जो एक्स्ट्रा रीजनल या दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए हमारे खिलाफ या किसी नेबरिंग कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अगर अमेरिका तालिबान से गारंटीज मांग रहा है तो फिर इट इज अंडरस्टैंडेबल कि दे आर अ फोर्स जिन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया है, अपने आप को मनवाया है, और अमेरिका ने खुद उनके साथ डायलॉग किया है अशरफ गनी गवर्नमेंट को बाहर रखते हुए। अब हालात खराब इसलिए होंगे कि ये दो नैरेटिव्स का क्लैश है। एक स्टेटस को फोर्सेज हैं जिनको अशरफ गनी या मौजूदा हुकूमत लीड करती है, और एक वो फोर्स है जिन्होंने 19-20 बरस कोलिशन फोर्सेज को रेजिस्ट किया और बिल आखिर उनके साथ टेबल पे बैठ के डायलॉग हुआ। वो समझते हैं अशरफ गनी गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं है, और अशरफ गनी समझता है कि वो मुल्क में फसाद फैलाना चाहते हैं। तो इस वजह से हालात तो खराबी की तरफ जाएंगे जब तक रीजनल कुव्वतें बशमूल अमेरिका ये कुछ इनके साथ मिलकर पॉलिटिकल सेटलमेंट की राह तलाश नहीं करते, उस वक्त तक हालात तो खराबी की तरफ ही जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के लिए मौजूदा वक्त में मैं इसलिए परेशानी नहीं देख रहा ठीक क्योंकि इस वक्त जो तालिबान हैं उनकी प्रोग्रेस नॉर्थ की तरफ से हो गई है, एंड दे आर चेंज तालिबान। ये वो हट धर्मी के साथ नहीं आ रहे, न वो खून खराबा कर रहे हैं, वो जो लोग सरेंडर कर रहे हैं उनको मुआफ करते जा रहे हैं और अपने साथ शामिल करते जा रहे हैं। अभी तक उन्होंने कत्तो गारत शुरू नहीं की, अभी तक उन्होंने बड़े शहरों पर हमले नहीं किए, और खुद दोस्तम के बेटे के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। उज़्बेक, ताजिक्स और हजारा को वो साथ लेके चल रहे हैं। तो ये जो मुतहारिब ग्रुप थे, अगर उनके साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो फिर आइसोलेटेड फोर्स जो रह गई है वो मौजूदा हुकूमत और अशरफ गनी की गवर्नमेंट है, जिन्हें मैंने स्टेटस को फोर्सेस कहा है। जी डॉक्टर साहब, आप बताइए जरा कि व्हेन वी लुक एट द सिचुएशन, 2-3 सवाल उठते हैं। सबसे पहले ये कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद अमेरिका की कोई डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग होगी तालिबान से, इसलिए वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा ये कि विद अशरफ गनी प्रेसिडेंट अभी अमेरिका में जो बैठे हैं, आप उसके नतीजे में क्या देखती हैं? अमेरिका क्या अपना जो इनखला है वो उसको डिले करेगा, निकलने की कुछ देरी करेगा? किस तरीके से देखती हैं आप? नसीम, मैं तो इस तरह से देखती हूँ कि अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है सूरत हाल की, वो शिफ्ट कर गई है फ्रॉम अमेरिकाज हैंड्स टू द रीजन। और मैं समझती हूँ कि ये अब रीजनल स्टेट्स के हाथ में है कि आया वो एक कंसेंसस बना सकते हैं और उसके साथ वो जो प्लेयर्स हैं अफगानिस्तान में उस पर असरअंदाज हो सकते हैं कि नहीं। बिकॉज इस वक्त अफगानिस्तान बहुत ही खतरनाक मोड़ पे खड़ा है। आपको मालूम है कि यूएस इंटेलिजेंस असेसमेंट्स अब ये कहना शुरू कर दिया उन्होंने कि 3 से 6 महीने में शायद काबुल में फॉल, इफ द तालिबान वांट टू टेक इट बाय मिलिट्री फोर्स। और इस वक्त जैसे कि एम्बेसडर अजीज भी कह रहे थे, तालिबान किसी की नहीं सुन रहे, किसी एक मुल्क की वो नहीं बात सुन रहे। और इसमें ये तवक्कुआत रखना किसी का कि पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है उनके साथ, हाँ इन्फ्लुएंस जरूर है, मगर पाकिस्तान कंट्रोल नहीं करता तालिबान को, इनफैक्ट कोई भी कंट्रोल नहीं करता। तो मेरी नज़र में तो एक लास्ट चांस जो है सफारती कोशिशों का, वो है अगर ट्रॉयका प्लस पाकिस्तान प्लस ईरान आपस में मिल के कलेक्टिव एक्शन लें और किसी तरह से कलेक्टिव लेवरेज इस्तेमाल करें। बिकॉज किसी इंडिविजुअल रियासत के पास वो लेवरेज अब नहीं रही। जैसे कि आपने कहा, तालिबान का एक मिलिट्री एडवांस होता जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट अपॉन डिस्ट्रिक्ट आर फॉलोइंग टू द तालिबान, बल्कि डिफेक्शन शुरू हो चुके हैं। और मुझे अब ये बात याद आती है जनरल क्यानी की, फॉर्मर आर्मी चीफ, जो कि इतने साल वो अमेरिकन जनरलों को और बल्कि सदर ओबामा को कहते रहे कि इतनी बड़ी अफगान आर्मी जो आप बना रहे हैं, आपको अंदाजा है कि जब आप चले जाएंगे तो वो फ्रेगमेंट कर जाएगी, और अगर वो फ्रेगमेंट करती है, इफ इट डजंट होल्ड, तो उसका जो नतीजा होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के जो वाइज वर्ड से जो कि जाहिर है इग्नोर हुए माजी में, लेकिन अब हमें मुस्तकबिल देखना है। और मुस्तकबिल में मुझे तो बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन नजर आ रही है अफगान्स के लिए और उसके बाद ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए। देखिए, आपको मालूम है नसीम कि पाकिस्तान पे कितना खतरनाक फॉल आउट हुआ है, कितने अरसे से बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने अपना जो मिलिटेंसी का चैलेंज था उससे पाकिस्तान निपटा कामयाबी से।
अब हम देख रहे हैं नॉर्थ एंड साउथ वजीरिस्तान में भी इंटरनल सिक्योरिटी भी अगर आप देखें हमारी जो हमारे बॉर्डर प्रोविंसेस हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, बल्कि प्रोविंसेस तो नहीं मगर बॉर्डर एरियाज जो हैं, उनमें जो हाल ऑलरेडी जो हम देख रहे हैं, एक फर्मेंट देख रहे हैं वहाँ पर। तो ये तो इसीलिए मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छा कदम लिया है हमारी फौजी क़यादत ने कि वो 1 जुलाई को पार्लियामेंट में पार्टी हेड्स को ब्रीफ करेंगे अफगानिस्तान पे, कश्मीर पे और इंटरनल सिक्योरिटी पे। मैं समझती हूँ कि दिस इज वेरी वेरी नीडेड, अर्जेंट है ये, और पाकिस्तान के लिए तो अब पाकिस्तान को एक नेशनल कंसेंसस चाहिए होगा इन सारे चैलेंजेस को निपटने के लिए। बिल्कुल मेजर चैलेंजेस है। और पता नहीं डॉक्टर मलिया लोधी, यू मे रिमेम्बर आज से शायद 10-12 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस थी थाईलैंड में, आप भी थी, एम्बेसडर अजीज भी थे और हम भी थे, और वहां आपको याद है अमेरिकन कोई डिफेंस टीम के लोग थे और उन्होंने कहा था वी वांट टू डेसिमेट द तालिबान, हम उनको बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। आई रिमेंबर यू सेड कि ये किस तरह का एजेंडा, ये मुमकिन नहीं है। तो बहरहाल जो ऑल दैट बिग टॉक हैज कम टू नथिंग, लेकिन बात दुरुस्त है रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब, बहुत एक ख़तरनाक सिचुएशन अफगानिस्तान क्या पाकिस्तान के लिए भी है। ये डॉक्टर साहब जो कह रही थी कि जी आप हमें कोई देखना कि खित्ते में मिल के ममालिक कोई किसी उस पर नतीजे पर पहुंचे कि इसको किस तरीके से संभालना है, ट्रॉयका यानी क्या है, इमेजिन रशिया, पाकिस्तान, रशिया, अमेरिका, चाइना प्लस पाकिस्तान एंड ईरान, ये आप होता देख रहे हैं इस तरह की कोई डेवलपमेंट हो कि कोई एक्चुअल पॉलिटिकल सेटलमेंट हो? देखिए फिलहाल तो मुझे नजर नहीं आ रहा कि ऐसा होगा, क्योंकि ये फैसला अमेरिका ने करना है। अगर अमेरिका चाहेगा तो कुछ बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि अमेरिका इसमें असल फरीक है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा है हो जाए, लेकिन ये हो नहीं रहा और ये मुमकिन भी नहीं है। जी बिफोर वी गो टू द ब्रेक, ये बताइए कि अमेरिका के बड़ा तजाद है, एक तरफ वो पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात करें और कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है, शक उनको है कि शायद अमेरिका ने कोई उनके साथ तालिबान के साथ डायरेक्टली कुछ सेटल कर लिया। लेकिन अशरफ गनी को तो उन्होंने बिल्कुल छूट दी है। अशरफ गनी इज वन ऑफ द मेजर डिसरप्शनिस्ट फोर्सेस इन दिस। अब उनके पास अमेरिका जो है मेरे ज़ाती ख्याल में अब अपनी जान छुड़ाना चाहता था अफगानिस्तान से। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने हमारी शुरू में जब हमने उनको समझाने की कोशिश की थी इमीडिएटली आफ्टर 9/11 उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और अब 20 साल गुजरने के बाद, इतना पैसा और जाने खर्च करने के बाद और इतने इनोसेंट अफगानों को मार देने के बाद अब उन्होंने वही बात उसी पे आमादा हो गए जो हम उस वक्त कर रहे थे। बिल्कुल। और इस वक्त अमेरिका मेरे अपने ख्याल में सिर्फ अपनी जान छुड़ाना चाहता है, बाकी सब उसकी ऊपर की कार्रवाई है दुनिया को दिखाने के लिए, और यही वो छोड़ देंगे अफगानिस्तान को कि जिस तरह भी वो हल तलाश करते हैं, और ये हमारी जिम्मेदारी होगी और दूसरे रीजनल कंट्रीज की जिसमें चाइना, रशिया, ईरान और टर्की शामिल हैं, उनको मिलके और इंडिविजुअली यही जो डॉक्टर कह रही हैं। बट आई मीन ये कोई होता दिखाई देता नहीं होगा। आपका ख्याल होगा आहिस्ता आहिस्ता होगा। अफगान पुख्तून्स एज सच एंड पर्टिकुलरली अफगान्स आर ए वेरी टफ नेगोशिएटर। ठीक, चले they'll take their time। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद बस आएंगे फिर पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात पर भी बात करेंगे। डॉक्टर मोहिद यूसुफ ने कहा कोई इंतजार नहीं करा जो बाइडन के फोन का, लेकिन इतने महीने हो गए और कम्युनिकेशन नहीं हुई, खास तौर पे जब इतनी अहम इस वक्त मसले मसाइल हैं जिसमें अमेरिका पाकिस्तान दोनों ही इन्वॉल्व हैं। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात इस वक्त हो रही है अफगानिस्तान के हवाले से और उससे ही जुड़ा जो मामला है वो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के। डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात में कशीदगी जो इस वक्त है बड़ी क्लियर है, और तो मसाइल क्या है, मसला क्या है इसमें? देखिए मेरा ख्याल है जो ब्रॉडर ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट है उसको आपको सामने रखना चाहिए। वो ये है कि अमेरिका अब अफगानिस्तान से जा रहा है और जैसे कि एम्बेसडर अजीज ने कहा वो अपनी जान भी छुड़ा रहा है, लेकिन उनके लिए बहुत तवील अरसा था
और मैं समझती हूँ कि सदर बाइडेन ने बिल्कुल सही फैसला किया। सो उस हवाले से जाहिर है पाकिस्तान की जो अहमियत या रेलेवेंस आप कह सकते हैं कि वो पहले से कहीं कम हुई है और कम होती जाएगी। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है उसको अगर आप देखें तो आप यू विल कम टू द कंक्लूजन कि पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक चॉइस कर चुका है। उसकी स्ट्रेटेजिक चॉइस चीन है। अब पाकिस्तान चाहता है कि अमेरिका से भी नॉर्मल ताल्लुकात हो और एक रीसेट हो, एक रिकैलिब्रेशन हो ताल्लुकात की। लेकिन बेसिकली जो अमेरिका और चाइना के दरमियान जो टेंशन्स हैं और जो कशीदगी है, जाहिर है वो असरअंदाज तो होगी हमारे ताल्लुकात। फिर ये कि अमेरिका ने भी एक स्ट्रेटेजिक चॉइस किया है हमारे खित्ते में, और उस स्ट्रेटेजिक चॉइस में हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है, इसलिए कि पाकिस्तान की चॉइस कुछ और है। तो ये सारी डायनामिक्स जो है ग्लोबल और रीजनल, ये हमें सामने रखनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है ताल्लुकात अमेरिका के साथ जो चाहता है, उसको अगर एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखे तो शायद हमारी एक नॉर्मल और स्टेबल रिलेशनशिप हो सकती है। लेकिन अगर हमारे एग्जैजरेटेड एक्सपेक्टेशंस हो तो मैं समझती हूँ कि फिर तो मायूसी लिखती है सामने। बिकॉज इस वक्त हमारा ताल्लुकात का जो बायलैटरल कॉन्टैक्ट है वो वर्चुअली जीरो है, उसमें कुछ बाकी नहीं रहा। सारा इस वक्त जो ताल्लुकात हैं, जो बातचीत होती भी है, आपको पता है सेक्रेटरी ब्लिंकन ने 5 दफा तो हमारे आर्मी चीफ को टेलीफोन किया, उन्होंने हमारे वजीर खारजा से भी बातचीत कर चुके हैं वो, मगर इन सारी चीजों का फोकस जो है वो अफगानिस्तान है। ठीक जी। अच्छा, तो आपका ख्याल है कि ये एक बेसिकली डेडलॉक सिचुएशन है, दिस होल बिजनेस, ये जो डिस्कशन भी हो रही है इस पे? नहीं जी जी, डेडलॉक नहीं है। डेडलॉक एक डिफरेंट चीज होती है। डेडलॉक होता है कि एक हेड ऑन कोलिजन हो रही है और उस पर कोई समझौता नहीं हो रहा। मैं ये कह रही हूँ कि इस वक्त रिलेशनशिप ट्रांजिशन में है। हमें नहीं पता कि ये फ्यूचर में जाके इसकी क्या शक्ल होगी, मगर इस वक्त ये ट्रांजिशनल स्टेट में है। ठीक है। जो 2 NSAs की मीटिंग हुई थी यूरोप में महीना भर पहले, उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, बट आपका ख्याल है कि बायलैटरल लेवल पर कुछ? अच्छा, आप ये बताइएगा कि क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस इस वक्त एज वी स्पीक रियलिस्टिक हैं, जो आप कह रही हैं होनी चाहिए? देखिए, मैंने मुख्तलिफ हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मुख्तलिफ स्टेटमेंट सुनी है मैंने। कभी किसी ने ये कहा कि हमें स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप चाहिए, जो कि हो नहीं सकती। देयर इज नथिंग स्ट्रेटेजिक जो हम दे सकते हैं उन्हें, एंड देयर इज नथिंग स्ट्रेटेजिक जो वो हमें दे सकते हैं। तो अव्वल तो ये कि मैं समझती हूँ कि हमें एक पॉलिसी क्लैरिटी की जरूरत है, और जैसे मैंने कहा अगर हम अपने एक्सपेक्टेशंस जो है वो रियलिस्टिक रखें तो वी हैव अ बेटर चांस री एंगेजिंग द US। लेकिन बहुत सारी चीजें इस पे भी डिपेंड करती हैं कि जो अफगानिस्तान की एंड गेम है और उसमें उसका जो आउटकम है वो किस तरह से प्ले आउट होगा। इसलिए कि उसमें जो जाहिर है एक अच्छा तो है पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के जहन में, और वो ये है कि अगर वहां पर बिल्कुल केओस आता है और फिर से कोई टेररिज्म का आपको शुरू हो जाता है कि वो एक देश बन जाता है टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि होगा, मैं कह रही हूँ फर्ज कीजिए अगर वो होता है तो जाहिर है फिर उसका जो ब्लेम होगा पाकिस्तान, उसका यानी कि एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शिफ्ट कर देंगे जी। मेरा ख्याल है बैनुल अक़वामी जो बरादरी है वो पाकिस्तान पे शिफ्ट कर देगी। पाकिस्तान हैज टू बी रेडी फॉर ऑल दिस कंडीशंस। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, पाकिस्तान हैज टू बी रेडी फॉर ऑल दिस। जैन साहब, पाकिस्तान, हाउ रेडी इज पाकिस्तान? और जो कहा जाता था हमेशा के मेजर जो कंस्टिट्यूएंसी है, लास्टिंग कंस्टिट्यूएंसी अमेरिकनों की पाकिस्तान में, पाकिस्तान फौज, ये कहा जाता था क्योंकि रिलेशनशिप की नौयत ये थी। अब आप कैसे देख रहे हैं इस ताल्लुकात? थैंक यू नसीम। देखिए, मैं इस सारे नैरेटिव में थोड़ा सा मेरा अपना एक व्यू है। पहली बात यह है कि पाकिस्तान मिलिट्री लीडरशिप इज नॉट अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन दैट सेंस विच इज अबव Prime Minister of Pakistan. Now the Prime Minister is Imran Khan, who is leading the role. So Pakistan Army will stand where Pakistan Prime Minister wants to stand. ये जो आप मलिया लोधी साहिबा ने बात की, I partially agree with that. लेकिन उसमें जो एंड डिफरेंसेस आ रहे हैं, अभी हमारी तवक्कुआत अमेरिका से बड़ी रियलिस्टिक हैं। वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी एड, वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनी पैकेजेस। हम सिर्फ उनसे चाह रहे हैं कि आप इन्वेस्ट करें और अगर करना चाहते हैं तो बी पार्ट ऑफ इट।
लेकिन हमें डिक्टेट करने की कोशिश ना करें। इख्तलाफात कहां पे आ रहे हैं? इख्तलाफात एक तो जो अमेरिका एंड गेम अफगानिस्तान में देखना चाहता है और जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे अब भी डालना चाहता है थ्रू कोर्शन, इकोनॉमिक कोर्शन एंड दूरी रखकर, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग, वो हमें दबा के हमसे वो मकासद हासिल करना चाहता है। अब चीजें चेंज हो गई हैं एंड द लीडरशिप इज चेंज। हम तालिबान पर इन्फ्लुएंस रखते हैं एंड वेरी राइटली सेड बाय डॉक्टर मलिया, वी डोंट कंट्रोल देम। अफगान हमारे कंट्रोल में नहीं है, इन्फ्लुएंस था तभी हमने उन्हें टेबल पे बिठा दिया है। दूसरा जो हमारी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जिसकी डॉक्टर मलिया लोधी ने बात की, बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान हैज अ स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन एंड सो इज अमेरिका। अमेरिका ने हिंदुस्तान को चुन लिया है और वो बहुत पुरानी ख्वाहिश थी, वो जो स्ट्रेटेजिक एम्ब्रेस की बात आपने भी की थी, वो तो उनका ख्वाब पूरा हो चुका है। लेकिन अब इंडिया उन्हें अफगानिस्तान में वो कुछ डिलीवर नहीं कर सकता जो वो हमसे बाय कोर्शन मांग रहे हैं, वेयर एज वी डोंट कंट्रोल द अफगान। अब बात क्या है, जो रीजनल कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान की शक्ल वो निकलेगी जो रीजनल प्लेयर्स अपना कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करके निकालेंगे। अगर रूस, ईरान और पाकिस्तान अगर अपना अपना घोड़ा मैदान में उतारने की कोशिश करेंगे तो हालात खराब होंगे। इसलिए रीजनल कंट्रीज का रोल बहुत अहम है। चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका इसलिए अहम है अफगानिस्तान में कि उन्होंने $4.5 बिलियन देने का अभी तक कमिटमेंट की हुई है 2023 तक। लेकिन उसमें से जो मेजर कंटेंट है 60% मिलिट्री एड है। वो मिलिट्री एड किसको देंगे जब फौज ऑलरेडी डिफेक्शंस हो रही हैं और फौज डिसइंटीग्रेट हो रही है? उसमें से मिलिट्री एड किसको देंगे? और जो वो 40% डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए देना चाहते हैं, अगर गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ही वायबल नहीं होगा तो वो एड वो किसके देंगे? तो जो मॉरल बर्डन लेकर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके पहले प्रीडिसेसर्स और जो बाइडन अफगानिस्तान से जा रहे हैं, they have killed 200,000 innocent Afghans और जिनको डेसिमेट करने आए थे, जिनको स्मोक आउट करने के लिए आए थे, उनके साथ नहीं, मेरी बात तो सुने। इट डज मैटर। बात यह है कि अगर आप झंडा तो उठाएं ह्यूमन राइट्स का और झंडा उठाएं इंसानी हमदर्दी का और 2 लाख आदमियों को कत्ल करके यू जस्ट वॉक अवे, तो कौन सा फेस, क्या सुपर तो फलस्तीन में और कश्मीर में क्या हो रहा है जनरल साहब? तो बर्डन उनके ऊपर, They don't care. देखिए मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। आज जो इंडिया पर भी प्रेशर है और इंडिया भाग रहा है कश्मीरी लीडरशिप की तरफ, इसके पीछे बहुत कुछ है। लेकिन मैं अफगानिस्तान के बारे में बात करते हुए फाइनली ये कहना चाहता हूं कि अगर वो इस अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अमेरिका निभाना चाहता है एंड वांट्स टू स्टे रेलेवेंट इन दिस होल गेम, तो फिर उन्हें इन तीनों चारों रीजनल कंट्रीज को साथ लेकर पॉलिटिकल सेटलमेंट आउटसाइड अफगानिस्तान, न कि मिलिट्री बेसिस आउट ऑफ अफगानिस्तान जहां से वो स्ट्राइक करके मजीद कोलैटरल डैमेज करेंगे। मिलिट्री ऑप्शन अब उनको भूल जानी चाहिए। उन्होंने 20 साल ये तजर्बा बहुत कर लिया है। तो अब चाइना के साथ जो पाकिस्तान की नजदीकियां हैं, उस वजह से जाहिर है अमेरिका हमसे थोड़ा सा डिस्टेंट जरूर है, लेकिन वो जो टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है उसको पुरानी आदतें हैं जो हमारी लीडरशिप जिस तरह बिच जाया करती थी और जी हुजूर करके आगे लेट जाते थे और मुतालबात तस्लीम कर लेते थे। अब की लीडरशिप उन्हें कह रही है बराबरी के हकूक पे बात करें, जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है उनके थ्रू बात करें, लेकिन कोर्शन की कोशिश ना करें। तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस है। इवेंचुअली दे विल हैव टू टॉक और कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट उन्हें पाकिस्तान की करनी पड़ेगी और हमें अमेरिका की जरूरत है। बीइंग अ सुपर पावर इन द वर्ल्ड, नेचुरली वी नीड देम, बट वी नीड देम विद रिस्पेक्ट and with the grace, not taking dictates from them and abandoning China. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अबैंडन चाइना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अजीज खान साहब ये बताइए कि अमेरिका, मतलब इज अमेरिका दैट बॉदर्ड, इज अमेरिका दैट बॉदर्ड, यानी कि जैसे आप डॉक्टर साहब भी आपसे एग्री कर रहे हैं कि दे विल बेसिकली कट एंड रन वाली अप्रोच होगी। ज्यादा से ज्यादा ये जो कहा जा रहा है कि तालिबान के साथ एंगेज कर लेंगे, क्या अमेरिका उससे ज्यादा करना चाहता है कुछ? आई मीन इज इट बॉदर्ड इनफ? मेरा ख्याल है फिलहाल हमें
अमेरिका क्या करना चाहता है उस पर तवज्जो देने की बजाय अपना खित्ते में देखें, खित्ते में देखें। हम पीसफुल अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अमेरिका के लिए इतना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। और वो जो उन्होंने एक कहानी अमेरिका ने बनाई हुई है, टेररिस्ट अटैक फ्रॉम अफगानिस्तान, तो जिस जमाने में वो बिल रिचर्डसन का विजिट ऑर्गेनाइज किया था हम लोगों ने, और वो आए थे वहाँ अफगानिस्तान तालिबान से बातचीत करने वाले कार्ल लिडरफर्थ उसके साथ थे, एम्बेसडर साइमन यहाँ से गए थे। अफगानिस्तान लीडरशिप ने उनकी सारे मुतालबात मान लिए थे और कहा था कि ठीक है आप खुद आएँ और इंस्पेक्ट कर लें कि यहाँ कोई टेररिज्म के बेसिस नहीं होंगे, हम नहीं चाहते हैं टेररिज्म के बेसिस। उनको अपना सूट नहीं वो, और हमारी उनका यही मौक़िफ़ था कि ट्रीट अस लाइक ए कंट्री एंड वील कोऑपरेट। देखिए ना, बट डॉक्टर साहब जो कह रही हैं, डॉक्टर मलिया लोधी प्लीज कम इन ऑन दिस, के ये जो कह रही हैं कि जी वो आप तैयार हैं, दुनिया फिर ये कहेगी कि जी पाकिस्तान टेररिज्म है, ये तो आई थिंक डॉक्टर साहब इज करेक्ट, क्योंकि फैटिफ एक तरफ है, दूसरी तरफ पूरा क्वाड है, तीसरी तरफ चाइना को बीटिंग चाइना थ्रू पाकिस्तान। डॉक्टर साहब ये तो बनेगा प्रॉब्लम। मैं जी मेरा ख्याल है नसीम, पाकिस्तान हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट कंटिजेंसीज, मगर साथ साथ पाकिस्तान शुड आल्सो बी मोर एक्टिव डिप्लोमेटिकली, ताकि हम वो उस किस्म का एक रीजनल कंसेंसस, वी शुड प्ले अ पार्ट। हम उस पे मैं समझती हूँ लीड तो लेना मुश्किल है, लेकिन इसलिए मैं कह रही थी कि ट्रोइका प्लस पाकिस्तान प्लस ईरान, और अगर यूएस इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो परहैप्स देन ओनली द रीजनल स्टेट्स आपस में, बिकॉज यू सी सारा फॉल आउट इधर आएगा। देखिए मैंने इसलिए शुरू में कहा था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज शिफ्टेड नाउ। We cannot keep looking towards Washington. We should try to persuade Washington. We should continue to engage obviously with them. They remain an important actor in our region also. लेकिन ये अब ये रीजनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं समझती हूँ। ठीक। अच्छा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और करेंगे कि मोदी की मकबूजा कश्मीर में जो खतरनाक हदबंदी है, क्या पाकिस्तान इस पर लाजवाब है या उसने कोई एक्शन लिया? स्टे विद अस। नाज़रीन, कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान ने इस तरह के इक़दामात उठाए हैं कि अगर ये कहा जाए कि 3 सदी पुरानी जो कश्मीरी मूवमेंट है फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, रेजिस्टेंस जो है, ये 1857 या क्या जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर से शुरू हुई, सबसे ज़्यादा जो ख़तरा इस मूवमेंट को बिल्कुल ख़त्म करने का वो इस वक्त आया है। और हम पाकिस्तान में जो हिंदुस्तान ने शुरू किया 2019 में 5 अगस्त को, उसके बाद हमारी एक पॉलिसी थी बड़ी मुतहर्रिक, जहाँ के प्राइम मिनिस्टर लेड इट, फाशिज्म की बात की, बहुत पब्लिक डिप्लोमेसी में आगे बढ़े, इस हद तक आगे बढ़े नाजरीन के इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक तीसरे मुल्क के थ्रू मैसेज भेजा पाकिस्तान को, बड़ी आला क़यादत को कहा कि जी आप प्राइम मिनिस्टर से कहें कि ये बंद करें ये जो सब चीज़ें। और फिर जो भी वजह थी पाकिस्तान ने अपनी जो पॉलिसी थी एक प्रोएक्टिव, उसमें कमी लेके आई। और आज भी जब हदबंदी शुरू की है हिंदुस्तान ने, हदबंदी की बात शुरू की है, प्लान शुरू किया है, जिसके नतीजे में अगर वो इम्प्लीमेंट कर दिया तो फिर पार्लियामान जो है मकबूजा जम्मू कश्मीर का, उसमें जो मुसलमान हैं उनके सीट्स कम, अगर बराबर हो जाएंगी लेकिन वो नहीं रहेंगी मेजॉरिटी जो इस वक्त है, तो बहुत बहुत निहायत सीरियस सिचुएशन है पाकिस्तान की तरफ से। डॉक्टर मलिया लोधी, यहाँ से तो स्टेटमेंट्स ही जा रही हैं कि आप ये ना करें और हम नहीं मानते, और जो कश्मीरी हैं वो असल कश्मीरी नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिल रहे हैं, और ये सब बातें हैं। इसका क्या कुछ किया जा सकता है या फिर हाथ पे हाथ रख के कहें कि जी दिस इज इनएविटेबल? देखिए नसीम, आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि ये भी एक बहुत खतरनाक मोड़ पे सिचुएशन आ गई है मकबूजा कश्मीर पे, इसलिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपना जो उनका प्लान है उस पे चलते जा रहे हैं, कहीं नहीं रुके, कहीं पॉज नहीं किया उन्होंने।
अब जब उन्होंने इन लोगों को बुलाया, ये जो प्रो इंडिया सियासतदान थे, उसका भी एक मकसद यही था ना, जिसकी निशानदेही आपने की है कि इनसे किसी तरह की इंडोर्समेंट, टैसिट इंडोर्समेंट ही सही, टैसिट इंडोर्समेंट ले ले अगस्त 5 के एक्शन की, और साथ साथ एग्री कर लें ये डीलिमिटेशन, ताकि वो भी सिलसिला जारी रहे। और डीलिमिटेशन का जो पर्पस है, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि उसका पर्पस ही ये है कि वो जम्मू को ज्यादा वेटेज दे दें और इससे एक हिंदू मेजॉरिटी के हाथ में, हिंदू मेजॉरिटी तो नहीं बट लेट्स से हिंदू रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करें। साथ साथ नसीम, एक चीज जिसका जिक्र आपने नहीं किया वो ये है कि अगस्त 5 से लेके आज तक इंडियन गवर्नमेंट ने 3 मिलियन से ज्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए हैं नॉन कश्मीरीज को, आउटसाइडर्स को, ठीक है ना। सो आप देख लें कि ये तो प्लान इनका तो जारी है, और वो चाहते ये है कि किसी तरह से इसको ये नहीं कि इंडोर्स करवा लें और ये कंसोलिडेट करें जो अगस्त 5 की है। और ये भी सही है कि पाकिस्तान रैन अ रोबस्ट कैंपेन इंटरनेशनली, लेकिन उसके बाद फिर एक तरह से खामोशी सी आ गई, और कुछ लोगों का ख्याल था कि दिल्ली से कोई बातचीत के जरिए कोई काम बन जाएगा, लेकिन बातचीत मैं तो समझती हूँ कि इंडिया की तरफ से इट वाज अ रूज। उन्होंने जान के पाकिस्तान को एंगेज किया ताकि पाकिस्तान की आंखों में धूल वो डालें और पाकिस्तान को मिसलीड करें। मुझे तो कभी एतमाद नहीं था इस सो कॉल्ड बैक चैनल, तो कहते हैं, मेरा ख्याल है बैक चैनल तो नहीं इसको कहना चाहिए, इस कांटेक्ट से कुछ भी नहीं। देखिए, अगर इस कांटेक्ट का नतीजा निकला बालाकोट, अगर इस कांटेक्ट का नतीजा निकला कि जी वो लोग वो चलते आ रहे हैं डीलिमिटेशन और उसको जिस तरह से उन्होंने मकबूजा कश्मीर को अब इंडिया का एक हिस्सा बना दिया है, अब वो कहाँ हमसे बात करेंगे इस पे। तो पाकिस्तान द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर पाकिस्तान। देखिए, बायलैटरल ऑप्शन तो उन्होंने खुद ही रूल आउट कर दिया। ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन तो हमारा इंटरनेशनल ऑप्शन ही रहता है ना। देखिए, इस वक्त भी लोगों का कहना ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो इन लोगों को बुलाया, उसका मकसद ये था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे, जी एग्जैक्टली, बिकॉज बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर ऑफिशियल ने कांग्रेस को रिसेंटली बताया पिछले महीने कि उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कहा है कि वो सिचुएशन को स्टेबलाइज करें मकबूजा कश्मीर में। ठीक, तो वो अपनी तरफ से वो स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक, लेकिन पाकिस्तान हैज नो ऑप्शन बट गो बैक टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब देखिए, मैं समझती हूँ कि मायूस नहीं होना चाहिए इन चीजों में। बहुत से लोगों से जब मैं मिलती हूँ, इन द गवर्नमेंट, सम नॉट इन द गवर्नमेंट, सम इन द ऑपोजिशन, मैं कभी कभी देखती हूँ कि लोग सवाल करते हैं कि जी मेरे इसका क्या फायदा होगा, हम कितना कर चुके हैं और कितना करें। मायूस हो नहीं सकते। जो मुल्क असूल पे खड़ा होता है वो मायूस नहीं हो सकता। ठीक, और हम असूल पे खड़े हैं। बेशक। एम्बेसडर अजीज खान साहब, क्या करें? आप कोई पेसिमिस्टिक तो नहीं है? अब देखें, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा है, मेरा ख्याल है मोदी ने अपने कार्ड्स बिल्कुल सही खेले। व्हाट डू वी डू सर, ये सवाल है। वेल, वी कैन ओनली गो टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी और कश्मीरियों की हिमायत में हमारी जो भी कोशिशें हो सकती है वो करें, और कश्मीरियों को मॉरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देते रहें। कश्मीर के अंदर एक चीज़ जो है, एलिमेंट नया जो है, वो ये है कि अब जो नौजवान वहाँ के हैं और जिस तरह की वो जान की कुर्बानी दे रहे हैं, वो इतनी आसानी से दबने वाले नहीं हैं। आसानी से दबने वाले नहीं है। जेल साहब, 2019 में अक्टूबर नवंबर में अमेरिका में जब कश्मीरियों से मुलाकात हुई तो एक कश्मीरी प्रोफेसर जो 2 दिन पहले दिल्ली से आई थी, श्रीनगर से आई थी, उन्होंने कहा कि वहाँ सब माएँ अपने बच्चों को कहती हैं, यू नो दिस इज़ फॉर रियल। उन्होंने कहा सब माएँ अपने बच्चों को कहती हैं कि ऊपर अल्लाह है और नीचे पाकिस्तान है। और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब को जब इनको हिरासत में लिया जा रहा था, उससे मोमेंट्स बिफोर दैट एक जो कश्मीरी जर्नलिस्ट था, उन्होंने मुझे खुद बताया, उन्होंने कहा कि जाते जाते इन्होंने मुझे कहा कि इंडिया हैज बिटन टू मच, इंडिया विल नॉट बी एबल टू चू दिस। यानी कि 2019 अगस्त 4 के जो 5 का स्टेप था उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान विल क्रिएट हैवक इन कैपिटल्स। ये उनके तकरीबन अकॉर्डिंग टू दिस जर्नलिस्ट सवाल थे उनके अल्फाज। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वो सब कुछ कर रहा है जो उसको करना चाहिए? और जैसे एम्बेसडर साहब और डॉक्टर साहब दोनों ये कह रहे हैं,
टू एम्बेसडर्स एक्चुअली, दोनों कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली कुछ और करने की जरूरत है। क्यों नहीं कर रहे हम? बिल्कुल नसीम, मैं समझता हूं कि जो एम्बेसडर ऑफ कश्मीर बने थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपनी एम्बेसडरशिप को अभी एक्टिवेट करना है मजीद। एक तो इंटरनेशनल ऑप्शन है जिसकी बात दोनों मौजूद मेहमानों ने कह दी, मैं भी उसको एंडोर्स करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ कश्मीरियों को बाय वट एवर मीन्स यू गिव देम अ होप कि हमने आपको अबैंडन नहीं किया है, आई एम सेइंग बाय वट एवर मीन्स, तो उनकी उम्मीद को जिंदा रखें और डोंट पुल एनी ऑप्शन ऑफ द टेबल। बिल्कुल कीप ऑल द ऑप्शंस ऑन द टेबल जो हमारे पास हैं एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर टू द सिचुएशन। हम न कश्मीरियों को अबैंडन कर सकते हैं, न अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हट सकते हैं, न अभी मौजूदा हालात में ऐलाने जंग नहीं कर सकते, लेकिन ऑल ऑप्शंस मस्ट रिमेन ऑन द टेबल और इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताएं, क्योंकि जो इंडिया पीछे रुक नहीं रहा उनके ऊपर बहुत प्रेशर है कश्मीरियों के अंदर से। इंटरनेशनल 24 न्यूज़ बाखबर।